नमस्कार दोस्तों, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस सीरीज चल रही थी उसमें हम फर्स्ट बुक को पढ़ रहे थे। हमारी फर्स्ट बुक थी समकालीन विश्व राजनीति। उसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि जो दो ध्रुवीय देश थे उसमें से एक ध्रुवीय देश का अंत हो जाता है। ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके क्या कारण थे, क्या क्या नीतियाँ ऐसी अपनाई गई थी जिसके कारण दो ध्रुवीय देश में से एक ध्रुवीय देश का अंत हो जाता है। ठीक है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से आएंगे और चैप्टर से कैसे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, इस पर हम बात सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे कि दो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, यानी कि फैक्ट पर आधारित होंगे वो क्वेश्चंस। आपको कोई कथन याद रखना हो या फिर कोई सन याद रखना हो, यानी कि ईयर, कौन से साल में कौन सी घटना घटी, तो ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यानी कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था। इसके कुछ ऑप्शन दिए गए 1990, 91, 92 और 93। चार ऑप्शन में से आपको इसका जो आंसर आता होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है सही, जो बताता हो कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, उस पर आप टिक मार करके आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नहीं तो वीडियो के एंड में हम इस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का परिचय कि चैप्टर में क्या कैसे कैसे हमको आगे चैप्टर को लेते हुए चलना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए जहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर्स के नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर चैप्टर का नाम डालिए और क्वेश्चंस लिखिए। फिर हम चैप्टर का परिचय देखते हैं कि वो चैप्टर अब कैसे हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत के परिचय के बारे में कि हम आगे चैप्टर में क्या 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 पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिचय देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी। तो ये तो आपको मालूम है कि हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसके लास्ट लेक्चर हमने ये देखा था कि जो शीत युद्ध के दौरान बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी। ठीक है, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। इसके बाद 1989 में यानी 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया और इस ऐतिहासिक घटना के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हुई तथा दूसरी दुनिया का पतन हुआ। ठीक है, तो ये परिचय में ये देखा है कि शीत युद्ध के दौरान जब शीत युद्ध चालू हुआ था उस दौरान बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी, और जब धीमे धीमे शीत युद्ध की समाप्ति के कगार पे आया तो उस दौरान की जो पूर्वी जर्मनी था जो कि सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल था, वहाँ की जो आम जनता थी उसने तब तक अपने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया था, यानी कि वो अपने संप्रभु राज्य बनाने की इच्छा रखते थे। इसलिए उन्होंने बर्लिन दीवार गिरा दी और इस ऐतिहासिक घटना के बाद शीत युद्ध की समाप्ति होती है तथा दूसरी दुनिया का पतन होता। दूसरी दुनिया से यहाँ तात्पर्य ये है कि यानी कि यूएसएसआर का पतन हो जाता है, सोवियत संघ का पतन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, किन नीतियों के कारण विघटन हुआ, उसके क्या परिणाम निकले, इसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि जब सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण थे, ऐसी क्या नीतियां अपनाई गई थी जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन होता है। जैसे कि हम बात करेंगे शॉक थेरेपी लाई गई थी, फिर गोर्बाचेव की नीतियां थी, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, ये सारी जो नीतियां थी कि जल्दी सुधार करने की बात कही गई थी, सारी बातों पर बात करेंगे और उसके क्या परिणाम निकले कि जिन ये नीतियां लाएंगे उनसे जनता ने कैसे आक्रोश पैदा हुआ जनता में कि जो हम पश्चिमी जर्मनी की तुलना में पूर्वी जर्मनी जो है, पश्चिमी देशों की तुलना में जो पूर्वी देश हैं यानी सोवियत संघ के गठबंधन वाले देश हैं वो उनकी रफ्तार धीमी होती जा रही है, विकास कम होता जा रहा है, पश्चिमी गठबंधन है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। ठीक, इस चैप्टर में और मेनली इस चैप्टर में हम ये ध्यान रखेंगे कि हम सोवियत संघ के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ये देखना भी है कि दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि जो दो ध्रुवीय विश्व थे यूएसए और यूएसएसआर, उसमें से एक का अंत हो जाता है, यानी कि यूएसएसआर के बारे में इस चैप्टर में पूरी तरह से बात करेंगे। ठीक है, आप इसका परिचय लिख लीजिए। अब हम जो चैप्टर का पहला टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। चलिए, तो पहले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सोवियत प्रणाली क्या थी, यानी कि सोवियत संघ के विघटन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है।
यहाँ यूएसएसआर में 1917 में, ये आपको याद रखना, 1917 में समाजवादी क्रांति होती है, ठीक है। यूएसएसआर में 1917 में समाजवादी क्रांति होती है और ये समाजवादी क्रांति दो 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 कारणों से होती है, ठीक है। पहला कारण तो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना। पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी जो यूएसए ने अपनाई थी, यानी कि जो कैपिटलिज्म है उसको यूएसए ने अपनाया था। और दूसरा था उसका विरोध करना, और दूसरा था कि समाजवादी आदर्शों एवं समतामूलक समाज से प्रेरित थी, यानी कि जो समाजवादी आदर्श हैं उससे और जो समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए के सिद्धांत से प्रेरित थे। तो आपको ये याद रखना है कि समाजवादी क्रांति किन कारणों से हुई थी। पहले जो पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि जो यूएसए की व्यवस्था है उसका विरोध करना, और समाजवादी आदर्शों एवं समतामूलक समाज से प्रेरित थी, क्या ठीक। इसी के चलते जो निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया, जो क्योंकि सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था था, तो वहाँ पर सारी जो चीज़ों को समाज के नियंत्रण यानी कि राज्य के नियंत्रण में होंगी, तो वहाँ पर निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर सामाजिक संपत्ति को महत्व दिया गया, यानी कि जिससे कि समानता के सिद्धांत पर बढ़े। इसको अब याद रखना होगा कि ये क्या था कि निजी संपत्ति को वहाँ पर समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर सामाजिक संपत्ति को महत्व दिया गया, यानी कि समानता के सिद्धांत के लिए वहाँ पर पुरजोर सहमति बनी कि हम समाज को हम सामाजिक रूप से आगे बढ़ेंगे, यानी कि सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा नहीं कि निजी संपत्ति को महत्व दें जिससे कोई किसी दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव उत्पन्न हो, वो अपना निजी कारोबार सा चालू कर ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसी के चलते जो सोवियत प्रणाली थी वो उसने चार चीज़ें की। यहाँ पर जो होगा सोवियत नेता होंगे, यानी कि जो वहाँ पर जो राष्ट्रपति होगा सोवियत संघ में जो राष्ट्रपति होगा वो राज्य का तथा पार्टी की जो संस्था है, पार्टी की जो भी संस्थाएं होंगी वहाँ पर प्रमुख रहेगा, ठीक है। राज्य का तो प्रमुख रहेगा ही, और जो पार्टी की संस्थाएं हैं वहाँ का भी प्रमुख रहेगा। दूसरा कि वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहेगी, यानी कि कोई और दल नहीं रहेगा, किसी और दल का कोई और व्यक्ति अपना दल नहीं बना सकता। जैसे कि आप भारत में देखेंगे बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ पर बीजेपी है, भाजपा है, सपा है, ये सारी पार्टी हैं, आप पार्टी है, लेकिन वहाँ पर खाली एक ही पार्टी रही, कम्युनिस्ट पार्टी, इसीलिए वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, ठीक। एक दलीय व्यवस्था क्योंकि एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है और कोई दल वहाँ पर बना नहीं सकता है, और ना ही कोई किसी दूसरे दल की वहाँ पर सरकार बनेगी, इसी के लिए तो वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है। और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होगी वो योजनाबद्ध रूप से चलेगी, यानी कि सब सारे काम योजना के रूप में होंगे, यानी कि वो अपनी योजनाएं बनाएंगे कि अगले जब कोई सरकार बनेगी वो अगले 5 साल के लिए क्या क्या नीतियाँ लेकर के आएगी, कितने रोजगार उपलब्ध कराएगी, क्या विकास करेगी, सारी जो चीज़ें वो योजनाबद्ध रूप से आगे चलेंगी। और जो अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण रहेगा, यानी कि राज्य बात कहेगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको हम कैसे लेकर के आगे बढ़ेंगे अगले 5 साल के लिए। जैसे कि आपने जब नीति आयोग आने से पहले हमारे पास वो था ना, योजना आयोग था। योजना आयोग हमने रशिया यानी कि सोवियत संघ से ही लिया था। 1950 में सोवियत संघ से ही हमने योजना आयोग का जो ढांचा है वो हमने लिया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी सरकार बनती है वो अगले 5 साल के लिए, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी वो अगले 5 साल के लिए बनेगी भारत में, तो ये निर्धारित किया जाए कि वो अगले 5 साल में क्या क्या कार्य करेगी, उसमें पूरा योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ेगा। तो हमने जो योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में हमारी जो रशिया की अर्थव्यवस्था रहेगी वो ऐसे रहेगी, ठीक है। जो हम योजना आयोग के बारे में हम अपने 2nd चैप्टर के बुक में पढ़ेंगे कि योजना आयोग क्या था, ठीक है। उसने भारत ने यूएसएसआर से क्यों लिया, उसमें ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं थी, ठीक है। आपको भी इतना याद रखना है कि सोवियत नेता जो होंगे वो राज्य के प्रमुख होंगे, पार्टी के प्रमुख होंगे। वहाँ पर एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी और इसी कारण एक दलीय व्यवस्था रहेगी। और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था वो योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ेगी और उसमें राज्य का नियंत्रण रहेगा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे लेकर के कितने रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, सभी व्यक्तियों को लोक कल्याण की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, क्या कहते हैं स्कूल्स बनाए जाएंगे, कैसे जो सभी व्यक्तियों को है बराबर अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे प्रणाली में बात करते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हुई। तो आगे बात करते हैं कि जो सोवियत संघ था वो महाशक्ति किन कारणों से बना कि 1917 में वहाँ पर समाजवादी क्रांति होती है और वो धीमे धीमे कैसे एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, उसको देखते हैं। कि सोवियत संघ था वहाँ की जो संचार प्रणाली थी काफ़ी उन्नत संचार प्रणाली थी कि
काफ़ी जल्द ही वहाँ पर कम्युनिकेट किया जा सकता था एक दूसरे से। उन्नत संचार प्रणाली थी। दूसरा तो विशाल ऊर्जा संसाधन, यानी कि वहाँ पर खनिज तेल था, लौह इस्पात थे, मशीनरी उत्पाद था। ऐसा कहा जाता है, सोवियत संघ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर पेन से लेकर के कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन होता था। ठीक है, वहाँ पर पेन भी बनाई जाती थी और कार भी बनाई जाती थी। ऐसे सभी चीज़ों का उत्पादन किया जाता था जो सोवियत संघ करने में सक्षम था। ठीक है, तो वहाँ पर विशाल ऊर्जा संसाधन था। तीसरा कि वहाँ की जो सरकार थी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करती थी, यानी कि जो सोवियत संघ की सरकार थी, कम्युनिस्ट जो सरकार थी, वो सभी नागरिकों के न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराती थी। जैसे कि वहाँ पर स्वास्थ्य हो गया, बच्चों की देखभाल हो गई, लोक कल्याण की चीज़ें हो गई, वहाँ पर सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती थी कि सभी व्यक्ति एक न्यूनतम जीवन स्तर को अपना प्राप्त कर सकें। ठीक है, चौथा कि निजी क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया। ये हमने पहले ही पढ़ा कि निजी क्षेत्र को समाप्त कर दिया और वहाँ पर सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। अब इस शब्द का ध्यान रखिए कि निजी क्षेत्र को समाप्त किया गया और सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। ठीक है, जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। लेकिन सोवियत प्रणाली इतनी जटिल थी, इतनी मतलब कठोर कर दी गई थी कि वहाँ पर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। वहाँ पर जो व्यक्ति अपनी आज़ादी से कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरकार कहेगी वही उन लोगों को काम करना होगा, जो सरकार कार्य देगी वही काम करना होगा। रोजगार उपलब्ध था, लेकिन उन्हीं लोगों को उपलब्ध था जो वो कार्य कर सकते थे, जो सरकार द्वारा दिए जा रहे कार्य को कर सके। इसी के चलते जो वहाँ की लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी न होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, भारत में जब 1975 में आपातकाल लगता है तो वहाँ तो जो लोग अपनी असहमति व्यक्त कर रहे थे, आपने अगर पढ़ा होगा, हम मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊँगा अभी सेकेंड बुक में। जब आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल लगाया गया था तो जो प्रेस थी वो अपने अक्सर असहमति एक खाली पेज छोड़ देती, वहाँ पर ब्लैक कलर से भर दिया जाता था कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर सरकार की आलोचना की गई है, इसलिए वहाँ पर जो सरकार है उसने उस खबर को छापने से मना कर दिया। इसीलिए वहाँ पर जो यूएसएसआर के जो लोग थे वो अपनी लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। इस कारण वे अपनी जो भावनाएं होती हैं, जो अभिव्यक्ति कर सकते थे, वो अक्सर चुटकुलों या कार्टूनों के माध्यम से करते थे कि सरकार की आलोचना करते थे, असहमति व्यक्त करते थे, तो इस तरह से वो व्यक्त करते थे। ठीक है, तो इसी कारण जो 4-5 कारण है कि सोवियत संघ महाशक्ति कैसे बना, तो आपको याद रखना होगा कि वहाँ पर जो संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत संचार प्रणाली थी। विशाल ऊर्जा भंडार था, यानी कि वहाँ पर खनिज तेल पाया जाता था, कोयला पाया जाता था, लौह इस्पात पाया जाता था, कार से लेकर के पेन तक सभी चीज़ों का वहाँ पर उत्पादन किया जाता था। नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कराया जाता था। सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, जिससे एक साथ समाज में सब लोग आगे बढ़ें। ठीक है, ये सारे कारण थे जो कि सोवियत संघ को महाशक्ति के रूप में उभारते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सोवियत प्रणाली में आगे क्या हुआ। तो अब आगे बात करते हैं कि सोवियत प्रणाली में क्या हुआ। ठीक है, हमने देखा कि सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। इसी के चलते जो सोवियत संघ था वो हथियारों की होड़ में अमेरिका को टक्कर देने लगा, यानी कि वहाँ पर सभी चीज़ों का उत्पादन होता था, जिसके कारण हम सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। और आपको मालूम है कि शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों के बीच में हथियारों की होड़ की शुरुआत हुई थी। इसी कारण जो सोवियत संघ था उसने हथियारों की होड़ में अमेरिका को टक्कर देना चालू कर दिया, उससे एडवांस वेपन बनाने शुरू कर दिया, उस पर इतना ज़्यादा खर्च किया कि वह अपने प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा था वो पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। ठीक है, कि सोवियत संघ हथियारों में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा था कि वह अपनी जो प्रौद्योगिकी थी और जो बुनियादी ढांचा था, जैसे कि परिवहन हो गई, ऊर्जा हो गई, और जो आर्थिक विकास था उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं थी, आपूर्ति थी, वो पूरी नहीं की जा रही थी, जिसके कारण जो एक और इसमें बात हो गई, जो सोवियत संघ ने 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, और यही सोवियत संघ का एक और माइनस पॉइंट रहा कि उसने जो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, अफगानिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान के बारे में कि वहाँ पर कोई भी सरकार ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई है, क्योंकि वहाँ पर जो तालिबान है या फिर जो अफगानिस्तान के कुछ ग्रुप हैं, उन्होंने अक्सर उन लोग को भगा कर दूसरी सरकार यानी कि यूएसएसआर भी अब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करता है, यूएसएसआर को भी पराजित होकर के भागना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में आपको मालूम हुआ कि अमेरिका वापस
अफगानिस्तान छोड़ करके चला गया, इसके बाद तालिबान का उदय होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं जो इसके कारण, और यही जो अफगानिस्तान का हस्तक्षेप तो यूएसएसआर की व्यवस्था को और नीचे कर गया। जो यूएसएसआर की प्रणाली या व्यवस्था चली आ रही थी उसको और माइनस में ले गया, और जहाँ पर लोगों का पारिश्रमिक बढ़ता जा रहा था, यानी कि जो पारिश्रमिक लोगों को मिलता था, उनका मेहनताना मिलता था, वो जहाँ बढ़ता जा रहा था उसके उसी के उल्टा एकदम उत्पादकता और प्रौद्योगिकी पश्चिमी देशों की तुलना में कम होती जा रही थी। यहाँ पर मैंने एक निशान बना दिया नीचे की ओर करके, इसका मतलब है कि कम हो रही है, और इसका मतलब है कि बढ़ना, ठीक है। लोगों की पारिश्रमिक यानी कि जो मेहनताना था वो बढ़ रहा था, और जो साथ ही प्रौद्योगिकी और उत्पादकता थी वो पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा नीचे गिरती जा रही थी। यानी एक तरफ तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा था और एक तरफ इतना नीचे गिर रहा था, तो दोनों में बैलेंस नहीं होने के कारण जो 1970 के दशक के अंतिम में यूएसएसआर की जो व्यवस्था थी वो लड़खड़ाने लगी और अंततः ठहर सी गई, और साथ ही उसका फिर विघटन हो जाता है। 1991 में आपको मालूम है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, ठीक है। तो ये तब पूरा ये सोवियत प्रणाली के बारे में था कि सोवियत व्यवस्था कहाँ से उठी। 1917 में जब व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत समाजवादी क्रांति करी थी, उसके बाद स्टालिन आते हैं, फिर जो कुछ राष्ट्रपति आते हैं, 6 राष्ट्रपति। अभी तक तो सोवियत संघ के जो 6 राष्ट्रपति थे, व्लादिमीर लेनिन और स्टालिन हो गए, ब्रेजनेव हो गए, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव, और अंतिम जो राष्ट्रपति थे वो बोरिस येल्त्सिन, जो कि रशिया के पहले राष्ट्रपति थे। उन सभी ने इस सोवियत प्रणाली को अपनाया, लेकिन धीमे धीमे 1970 के दशक तक सोवियत प्रणाली लड़खड़ाने लगी और अंततः ठहर से गई, और 1991 में ये पूरी तरह से विघटित हो जाता है सोवियत संघ, ठीक है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण काम हो जाता है मिखाइल गोर्बाचेव का। जैसे कहा नहीं जाता है, कहावत है कि आग में घी का काम करना, यानी कि आग तो जल रही है उसमें और घी डाल देना। तो ये काम कर दिया अपना मिखाइल गोर्बाचेव ने। उन्होंने अपनी नीतियाँ ला दी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि गोर्बाचेव की क्या नीतियाँ थी, उन्होंने कैसे अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बात कही गई। तो हम मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बात करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सोवियत प्रणाली की क्या, ठीक है, ऐसे चालू होती है और कहाँ पता करके इसका अंत हो जाता है, ठीक है। अब हम मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन है। तो इस पर हम बात करते हैं कि क्या हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो 1980 के दशक के मध्य में यूएसएसआर के महासचिव बने। तो अब यहाँ से एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि 1980 के दशक के मध्य, यानी कि अब 1980 के दशक का मध्य क्या हुआ, तो 1985 हुआ। यानी कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो होते हैं वो सोवियत संघ के महासचिव बनते हैं, ठीक है, महासचिव बनते हैं। और जब ये महासचिव बने तो इन्होंने एक नीति अपना, उसमें उन्होंने कहा कि पहले चली आ रही व्यवस्था को सुधारना चाहिए। इनकी जो इन्होंने एक सुधार किया कि जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी, यानी कि समाजवादी जो व्यवस्था थी, उसको बदलने की शुरुआत की। और उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने और लोकतांत्रिक स्वरूप देने का फैसला किया। यानी कि जो यूएसएसआर है वो पश्चिमी देशों के जो गठबंधन है, यानी कि यूएसए के जो साथी देश है, उनके साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाएंगे और लोकतांत्रिक स्वरूप को अपना जो देश है उसको समाजवादी हटाकर लोकतांत्रिक स्वरूप देंगे। यानी जो यूएसए का वो व्यवस्था थी उसके अनुरूप अपनी व्यवस्था को डालेंगे, ठीक है, ये कहा गया था। इसी के चलते जो पूर्वी यूरोप के देश थे वहाँ की जनता ने विरोध कर दिया, यानी कि विद्रोह कर दिया, यूएसए के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई की। क्योंकि अब तक तो ये जनता को मालूम हो चुका था जो हमारा जो साम्यवादी देश है, गठबंधन है, वो पश्चिमी देशों के गठबंधन से कहीं अधिक नीचे जा चुका है। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था नीचे जा चुकी, सामाजिक, राजनीतिक और सारी व्यवस्थाएं जो नीचे धाराशायी होती जा रही हैं, विकास कम होता जा रहा है, पश्चिमी देशों में विकास अधिक हो रहा है, सारी उन्नत फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पर मुहैया कराई जा रही जनता को, यहाँ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है। इसी के लिए जो पूर्वी यूरोप के देश थे वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया और एक के बाद एक जो पूर्वी यूरोप की साम्राज्य सरकार थी वो गिरती गई। यानी कि जो क्योंकि साम्राज्य सरकार, ये पूर्वी यूरोप तो रशिया यूएसएसआर के गठबंधन में था, तो वहाँ की जो सरकार थी वो साम्यवादी सरकार थी और साम्राज्य सरकार एक के बाद एक धाराशायी होती गई, वहाँ की सरकार गिरती गई और पूंजीवादी सरकार वहाँ पर बनती गई, यानी यूएसए की सरकार वहाँ पर बनती गई। इसी के चलते गोर्बाचेव ने आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिककरण की नीति चलाई, लेकिन इस सुधार का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, नेताओं ने विरोध किया
कि गोरबाचेव ये आप क्या कर रहे हैं कि जो हमारी व्यवस्था चली आ रही समाजवादी व्यवस्था चली आ रही साम्यवादी, उसको आप बदल करके लोकतांत्रिक यानी कि ये जो हमारा शत्रु देश है गठबंधन है उसके अनुरूप ढालना है। तो ऐसा करने से जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे उन्होंने अपना विरोध जताया कि आप गोरबाचेव ऐसा नहीं कर सकते कि जो हमारी व्यवस्था चली आ रही है उसको बदल दें, इतनी जल्दी बदल दें। इसी कारण इनकी जो क्या कहते हैं इनकी जो नीतियाँ थी वो काफ़ी जल्दबाजी में ली जा रही थी, यानी कि लोकतांत्रिकरण भी कर देंगे, संबंधों को मजबूत कर लेंगे पश्चिमी देशों के साथ। इसी चलते जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे वो इनसे अप्रसन्न रहने लगे, यानी कि इनसे इनकी नीतियों को नहीं अपनाने लगे और इन्होंने अपना विरोध किया, अब विरोध करना चालू कर दिया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गोरबाचेव ने आगे क्या क्या चीज़ें कदम उठाए जिसके कारण जो सोवियत संघ थे विघटन के और कगार पहुंच गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि गोरबाचेव की नीतियां और विघटन का क्या हुआ। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ का तख्तापलट होता है, यानी कि जो सोवियत संघ के जो महासचिव थे यानी कि राष्ट्रपति थे गोरबाचेव, उनका तख्तापलट हो जाता है और उनकी जगह आ जाते हैं बोरिस येल्त्सिन। और तख्तापलट में इनकी एक मुख्य भूमिका रहती है, यानी कि तख्तापलट में ये गोरबाचेव का तख्तापलट हो जाता है और इनकी जगह आ जाते हैं बोरिस येल्त्सिन और इनकी एक मुख्य भूमिका रहती है गोरबाचेव को हटाने में। ठीक है, क्योंकि अब तख्तापलट ये बोरिस येल्त्सिन क्यों करते हैं, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी गर्मपंथी थे उन्होंने अपने आवाज़ उठाई कि जो गोरबाचेव कर रहे हैं उनकी जो नीतियाँ थी वो अनुचित नीतियाँ हैं, वो हमारे विघटन की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण और जो जनता ने अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर लिया था, यानी कि जो जनता थी उसने अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर लिया था, जिसके कारण वो कोई भी अत्याचार सहने के लिए इच्छुक नहीं थे और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और गोरबाचेव का तख्तापलट कर दिया। और इसमें जो अपनी मुख्य भूमिका निभाई, जो एक नेता के रूप में उभर के सामने आते हैं और जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं वो बोरिस येल्त्सिन होते हैं। आप इनका नाम याद रखिएगा कि बोरिस येल्त्सिन, इन्होंने अपनी एक मुख्य भूमिका निभाई थी। और जब ये अपने राष्ट्रपति बनते हैं यूएसएसआर के, तो उन्होंने केंद्रीकृत नियंत्रण समाप्त कर दिया, यानी कि जो सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण था, यानी कि जो सेंट्रलिज्म था उसको हटा करके उसको समाप्त कर दिया, यानी कि केंद्रीकृत को हटा करके विकेंद्रीकृत सिस्टम ला दिया। यानी कि जैसे भारत में है विकेंद्रीकृत सिस्टम है, सभी शक्तियों को बांट करके चलना चाहिए। ठीक है, इन्होंने केंद्रीकृत जो नियंत्रण था उसको समाप्त कर दिया और इसी के चलते जो यूरोपीकृत देश यानी कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्होंने अपने संप्रभु राज्य की मांग की। जो पूर्वी यूरोपीकृत देश थे उन्होंने अपने संप्रभु राज्य की मांग की, और लेकिन इसी के चलते जो मध्य एशियाई गणराज्य थे, आपको याद मध्य एशिया में 5 आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 राज्य आते हैं। इन्होंने ये कहा कि हम ये जो रशिया है इससे हम अलग नहीं हटेंगे, यानी कि हम रशिया के साथ यूएसएसआर के साथ ही रहेंगे, हम उससे यूएसएसआर से अपना अलग हटकर के कोई देश या गणराज्य नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है मध्य एशिया गणराज्य यूएसएसआर से हटने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन वहीं पे जो यूरोपीकृत देश यानी कि जो पूर्वी यूरोप के देश जैसे कि आपके बाल्टिक कंट्रीज हो गए, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया कंट्रीज हो गई, तो ये सारे जो देश थे वो यूरोप से यूएसएसआर से हटना चाहते थे और अपने संप्रभु राज्य बनाना चाहते थे। ठीक है, इसी के चलते दिसंबर 1991, ये डेट आपको याद रखनी है, दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इंग्लिश में यूक्रेन कहते हैं और हिंदी में यूक्रेन कहते हैं। ठीक है, यूक्रेन को, ठीक है, इसने सोवियत संघ यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की समाप्ति की घोषणा की। जो ये 3 राष्ट्र है, आपको याद रखना है, 3 जो गणराज्य इनके नाम याद रखना है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की दिसंबर 1991 में। ठीक है, और इसी के बाद जब ये 3 गणराज्य जो थे सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर देते हैं कि अब सोवियत संघ यहाँ से समाप्त होता है, और इसी के बाद उदय होता है रशिया का, यानी कि रूस, जो कि आज चल रहा है, जिसको हम लोग रशिया और या रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया गया, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया गया। आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसको बनाया गया, तो वो रशिया को बनाया गया, यानी कि रूस को बनाया गया। और जो यूएसएसआर की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट थी, सोवियत संघ की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अब वो रशिया को सीट मिल गई।
ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो यूएसएसआर निभाता था, संधियां की थी, वो सारी जो संधियां थी अब रशिया के पास आ गई कि अब वो जो सोवियत संघ की जो संधि है, संधि की रखी संधियां की थी, जैसे कि आपको मालूम होगा एनपीटी हो गया, एलटीबीटी हो गया, स्टार्ट वन, स्टार्ट टू, साल्ट वन, साल्ट टू, ये जो सारी संधि थी अब वो रशिया आगे कंटिन्यू करेगा, इसको निभाएगा। और जो परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रशिया को मिला। इसके साथ ही जो अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के कदम उठाए। ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि यूएसएसआर से रशिया को मिलते हैं। यानी कि पहला पॉइंट ये कि यूएसएसआर का उत्तराधिकारी राज्य और रशिया को मिला। और जो अंतर्राष्ट्रीय जितनी संधियां यूएसएसआर ने यूएसए के साथ किए रखे थे, यानी अमेरिका के साथ किए रखे थे, अब वो रशिया कंटिन्यू करेगा उसको। परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रशिया को मिला। सारे जो परमाणु हथियार थे यूएसएसआर के वो रशिया को दे दिए गए। इसी के साथ ही जो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जब संगठन पढ़ेंगे उसमें हम ये यूएनएससी के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा कि वहाँ पर सीट मिली, संधियां निभाने का हुआ, परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। तो ये था पूरा गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन के बारे में, कि आप गोर्बाचेव कैसे राष्ट्रपति बनते हैं हम, फिर उन्होंने क्या क्या नीति चलाई कि अपने जो समाजवादी व्यवस्था उसका लोकतांत्रिकरण कर दिया जाएगा। ठीक, इसके चलते कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अपनी अरुचि यानी असहमति जाहिर की और उनका विरोध किया। इसी के चलते जब फिर सोवियत संघ की जनता थी उसने स्वतंत्रता का अनुभव कर लिए। यूरोपीकृत जो देश यानी कि यूरोप के जो पूर्वी यूरोप के देश थे उन्होंने संप्रभु राज्य की मांग की। इसी के चलते बोरिस येल्सिन जो थे उन्होंने गोर्बाचेव का तख्ता पलट कर दिया और एक राष्ट्रपति उभर कर सामने आए। वहाँ उन्होंने क्या किया, केंद्रीय नियंत्रण की समाप्ति की। मध्य एशिया गणराज्य वो रशिया के साथ ही यानी कि यूएसएसआर के साथ ही रहना चाहते थे, जिसमें से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 देश आते हैं। ठीक है, अब फिर जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है उसके बाद रूस उभर कर सामने आता है। और ये जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्य से मिलकर बना था। और ये 15 गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली जो गणराज्य था यानी कि देश था वो रशिया था। इसी के चलते रशिया को ये सारी संधियां थी जो यूएसएसआर ने की रखी थी, परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा मिला, ये सारी चीजें रशिया को दे दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, अब जानते हैं उसके पीछे क्यों हुआ था सोवियत संघ का विघटन। असल में ये देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है यूएसएसआर की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी थी। यानी कि जो लोगों की आकांक्षाएं थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, जो कि यूएसएसआर की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी। क्योंकि ये जो संस्थाएं थी वो गतिरोध हो गई थी, उपभोक्ताओं की वस्तुओं की कमी आने लगी थी, जो सरकार थी वो लोगों की नज़र में नीचे गिरने लगी थी। ठीक है, ये क्योंकि जब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जो आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं थी वो गतिरोध हो गई थी, यानी कि उनकी जो गति थी वो धीमी हो गई थी, रुक गई थी। और जो उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आने लगती है, यानी कि जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, यानी कि जैसे हम किसी वस्तु को उपभोग कर रहे हैं तो हमें वो वस्तु ही नहीं मिल रही है। तो इसके कारण जो लोग होंगे सरकार की आलोचना करेंगे, तो जो सरकार थी वो लोगों की नज़र में गिरने लगी थी कि अब ये सरकार हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है, तो अब हम इसकी आलोचना करेंगे। ठीक है, इसको हम ये सरकार को हटाने की बात कही जा रही थी। इसी चलते जो और दूसरा कारण ये हुआ कि यूएसएसआर ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामानों पर लगा। यानी कि जो परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामानों पर उसने अपने अधिकांश जो संसाधन थे उसको बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में लगा दी। यानी जैसे कि परमाणु हथियार बनाने के लिए आपको जैसे मालूम होगा यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये यूरेनियम का भंडार, जैसे कि आपको मालूम यूक्रेन में यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको चेरनोबिल वो न्यूक्लियर प्लांट भी मिलेगा। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट थे जहाँ पर वो संसाधनों का अधिकांश भाग प्रयोग कर रहा था अपने परमाणु हथियार बनाने के। इसी के चलते जो लोगों की आकांक्षा है वो पूरा नहीं कर पा रहा था और लोगों की नजरों में वो गिरता जा रहा था। और अंतिम ये हुआ कि जो पश्चिमी देशों की जो तरक्की के बारे में यूएसएसआर के जो आम नागरिक हैं उनको
उनको जानकारी मिली, जिससे कि वे अपनी राज्य व्यवस्था के बीच का अंतर देख सके। यानी कि जो यूएसएसआर के आम नागरिक थे उनको पश्चिमी देशों के जो तरक्की थी उसके बारे में जानकारी मिली, और जो पश्चिमी देशों की तरक्की और जो यूएसएसआर की तरक्की के बीच में वह एक काफ़ी ज़्यादा अंतर को देख पा रहे थे कि यूएसएसआर की तरक्की यहाँ पर है तो हमारी तरक्की एकदम धरातल पर है। तो इनके बीच में काफ़ी अंतर होने के बाद उनको, जो आम नागरिक थे, उनको राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धक्का लगा। यानी कि राजनीतिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से उनको धक्का लगा कि जो हमारी सरकार वो इतना पीछे रह गई है कि वो उनको टक्कर ही नहीं दे पा रहे, वो खाली हथियारों की होड़ में ही जुटे हुए हैं, हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लोक कल्याण की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। जो पश्चिमी देशों की जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो पिछड़ चुकी थी। यानी कि पश्चिमी देशों जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो सामाजिक व्यवस्था से कहीं ज़्यादा आगे निकल गई, जिसके चलते जो सामाजिक व्यवस्था है वो पिछड़ चुकी थी। यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था आगे बढ़ गई थी और जो समाजवादी व्यवस्था वो नीचे गिरने लगी थी। ये समाजवादी व्यवस्था और ये पूंजीवादी व्यवस्था है। तो ये सारे अंतर जो आम नागरिक आपस में भाप सकते थे कि वो कैसे कैसे ये हमारी सरकार हमारे साथ धोखा करती जा रही है, खाली ये दिखा रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो असल बात ये है कि हम पीछे होते जा रहे हैं, और जो पश्चिमी देश के जो लोग हैं उनकी तरक्की आगे बढ़ती जा रही है। ठीक इन कारणों की वजह से ही विघटन होता है, और भी कई कारण रहते हैं, उसको हम देखते हैं। ये तो 3 ही कारण थे, अभी हम 4-5 कारण और हैं जो कि हम सोवियत विघटन क्यों हुआ इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए, हम आगे बात करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि आगे विघटन में क्या हुआ। ठीक है, तो अगला पॉइंट है यूएसएसआर प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था और कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों तक शासन में थी। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो यूएसएसआर की प्रशासनिक और राजनीतिक राजनीतिक रूप था, यानी जो संस्था थी वो गतिरोध हो गई थी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी तो 70 सालों से शासन कर रही थी यूएसएसआर में। इसी के चलते कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे कि गतिरोध प्रशासन होगी। जो प्रशासन था उसमें गति नहीं थी, तरलता नहीं थी, उसमें कठोरता आ गई थी कि वो जो भी निर्णय लेगा वो सभी नागरिकों को मानना होगा है, उसमें कठोरता आ गई थी। भ्रष्टाचार बढ़ गया था है, और गलतियों को ना सुधारना। यानी कि प्रशासनिक अधिकारी जितने प्रशासनिक अधिकारी जो नीतियां अपना रहे थे, उसको अगर वो गलत है लेकिन उसमें सुधार नहीं किया जा रहा था है, वही उन्हीं नीतियों को लागू कर दिया जा रहा था है। शासन में खुलापन नहीं था, यानी कि शासन में खुलापन नहीं था, उसमें सकुड़ता थी, यानी कि सुकुड़ करके काम किया जा रहा था, विस्तार पूर्वक नहीं किया जा रहा था। सत्ता का केंद्रीकृत था, जैसे कि हमने पहले देखा बोरिस येल्सिन जब राष्ट्रपति बनते हैं यूएसएसआर के, और रशिया के पहले राष्ट्रपति जब बनते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले केंद्रीकृत नियंत्रण को समाप्त किया। यानी कि जो एक संकुचित वो नियंत्रण था उसको समाप्त करके विकेंद्रीकृत कर दिया, यानी कि जो संकुचित ढांचा था उसको एक विस्तार दिया है। वहाँ पर सत्ता का केंद्रीकृत था, और जो पार्टी के अधिकारियों के पास विशेषाधिकार थे। ठीक है, पार्टियों के जो अधिकारी थे उनके पास ये विशेषाधिकार था, वो कोई भी नीति को लागू कर सकते थे, कहीं भी कैसे भी किसी भी समय लागू किया जा सकता था, उनको कई सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो ये कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे गतिरोध प्रशासन हुई, जैसे कि समस्याओं के कारण जो आम नागरिक थे उनका जीवन कठिनाइयों से भरता जा रहा था है। सरकार और जनता के बीच मतभेद होना शुरू हुए और जनता अलग थलग पड़ गई। यानी कि सरकार और जनता के बीच में मतभेद चालू हो गए कि सुधार ऐसे करने चाहिए, नहीं सुधार ऐसे करने चाहिए। गोर्बाचेव की जो नीतियां थी उसके बारे में देखते हैं। गोर्बाचेव ने स्थिति सुधारने के लिए कुछ वादे किए थे, जैसे कि अर्थव्यवस्था को सुधारना, पश्चिमी देशों की बराबरी करना, प्रशासनिक ढांचे पर ढील देना, अर्थव्यवस्था और पश्चिमी बराबरी करना और प्रशासनिक ढांचे को ढील देना। यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रशासनिक ढांचा था वो गतिरोध हो गया था और यहाँ पर सत्ता केंद्रीकृत था। इसी करते जो गोर्बाचेव आए थे उन्होंने सुधार किए थे, सुधार करने के वादे किए, जिसमें था प्रशासनिक ढांचे पर ढील देना, थोड़ी सी ढील देना कि केंद्र के संकुचित न रह करके एक विस्तार करे थोड़ा सा। लेकिन जब ये अपना सुधार कर रहे थे उसी करते जब जनता की आकांक्षाओं को और जोर मिला और जिसका उनका अनुमान नहीं था, यानी कि जनता ने ये आकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ा दी कि नहीं, गोर्बाचेव को और ज्यादा सुधार करने चाहिए। ठीक है, इसी चलते दो लोगों ने अपनी नीतियां दी गोर्बाचेव के पक्ष में कि जो गोर्बाचेव की जो नीति है उसको
कहा गया कि गोरबाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए, हाँ, कि ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। और जो दूसरे लोग थे जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल थे, उनका कहना था कि गोरबाचेव को धीमी गति से सुधार करना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं उभर करके आई थी कि तेज गति से कदम उठाने चाहिए या फिर धीमी गति से कदम उठाने चाहिए। इसी के चलते गोरबाचेव ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम सुधार कैसे करें। ज़्यादा तेज गति से करते हैं तो धीमी गति वालों को समस्या उत्पन्न होगी, और अगर धीमी गति से करते हैं तो तेज गति वाली जो जनता है उसको समस्या उत्पन्न होगी। इसी के चलते इनके गोरबाचेव के ऊपर से जनता का विश्वास उठता गया, और अंततः आपको मालूम है कि गोरबाचेव का तख्ता पलट हो जाता है और बोरिस येल्त्सिन फिर राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, आगे कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं विघटन क्यों हुआ इससे संबंधित, तो हम लोग उसको देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए इतना कि गोरबाचेव के क्या थे और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई इसको। हम आगे बात करते हैं क्या हुआ सोवियत संघ के विघटन का क्यों हुए में। ठीक है, राष्ट्रीय भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभरने लगे। ठीक है, जिसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्य तीन कंट्रीज आती हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि बाल्टिक कंट्रीज में तीन कंट्रीज आती हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, और यही जो कारण था कि राष्ट्रीय भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। यानी कि एकदम तत्कालीन कारण जैसे यही सिद्ध होता है कि जो राष्ट्रीय भावनाओं का उभार होने लगता है और जो संप्रभुता की इच्छा उभरने लगती है गणराज्यों से, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, यूरोपीकृत जो देश हो गए वहाँ पर बाल्टिक गणराज्य हो गया, और यही एक अंतिम और तत्कालीन कारण होता है कि सोवियत संघ का विघटन होने का। ठीक है, इसे लेकिन जब ये राष्ट्रवादी भावनाएं उभर रही थी तो ऐसा माना जा रहा था कि मध्य एशियाई जो गणराज्य में राष्ट्रीय भावना राष्ट्रवादी आकांक्षा का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्लीय रूप से अलग थलग थे ही, लेकिन साथ ही आर्थिक रूप से भी ये पिछड़े हुए थे। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि जो मध्य एशियाई गणराज्य जो है, यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 गणराज्य यही सबसे पहले यूएसएसआर से अलग होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये यूएसएसआर के साथ ही रहने की इच्छा रखते हैं। अभी तो इसका उल्टा हो जाता है कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य का सबसे प्रबल विरोध नजर आया। यानी कि जो यूरोपीकृत जो देश थे और समृद्ध देश थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा पुरजोर विरोध किया कि हम यूएसएसआर से अलग होकर के एक अपना संप्रभु राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो ये था सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ के कुछ कारण। आप इन कारणों को याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके 2 मार्क्स के भी, 5 मार्क्स के भी बन सकते हैं कि ये स्पष्ट कीजिए कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, क्यों विघटन हुआ, इसको आप बताइए। तो आप यहाँ से आप ये नोट कर लीजिए और यहीं से आप क्वेश्चन पॉइंट्स लिख लीजिएगा, तो आपके 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के या फिर एमसीक्यूज में जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे, इस पॉइंट से ही बनेंगे। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि विघटन के क्या परिणाम निकले। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है विघटन के परिणाम, यानी कि सोवियत विघटन के क्या परिणाम निकले, इस पर बात करते हैं। इसके 3 परिणाम निकलते हैं। तो पहला परिणाम है कि शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हुई। दूसरा कि समाजवादी और सोवियत प्रणाली की विचारधारात्मक मुद्दा अब नहीं रहा, यानी जो सोवियत और समाजवादी और पूंजीवादी प्रणाली विचारधारा थी वो अब समाप्त हो गई। हथियारों की तेज होड़, परमाणु हथियारों का संचयन, विश्व सैन्य गुटों में बंटना समाप्त हुआ और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। ठीक है, अब दूसरा जो परिणाम निकला उस पर हम बात करते हैं। उसका है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, यानी कि शक्ति संबंध जो थे वो बदल गए। विचारों और संस्थाओं का बदलाव आया, यानी कि विचारों और संस्थाओं में बदलाव आया। ठीक, और दूसरा कि ये एक ध्रुवीय विश्व बनेगा या बहुध्रुवीय विश्व। सोवियत विघटन के बाद ये प्रश्न उठने लगा कि अब एक ध्रुवीय विश्व बनेंगे, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व रहेगा, या कि बहुध्रुवीय विश्व आएंगे, यानी कि बहुत सारे देश एक नए शक्ति संबंध के रूप में उभर करके आएंगे, नए देशों का उदय होगा। ठीक है, तीसरा अमेरिका का वर्चस्व और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने लगा, यानी कि अमेरिका का वर्चस्व
अब क्योंकि अब उसका टक्कर के कोई देश रहा नहीं, महाशक्ति रही नहीं। अब अमेरिका अपनी एक महाशक्ति में रहा तो उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। इसके चलते वो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, निभाने लगा। तीसरा परिणाम ये निकला कि सोवियत खेमे के अंत से नए देशों को उदय हुआ जिसकी अपनी स्वतंत्र पहचान और पसंद थी। यानी कि सोवियत संघ के अंत के बाद नए देशों को उदय होते हैं जिनकी अपनी स्वतंत्र पहचान होती है और अपनी पसंद होती है। वो अपने पसंद से कोई कार्य कर सकते हैं, कोई भी कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ देश जैसे कि बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश हैं। हमने बात की थी बाल्टिक कंट्री में कौन कौन देश आते हैं और पूर्वी यूरोप में कौन से देश आते हैं। उन्होंने नाटो में शामिल हो गए। वो जो देश थे वो नाटो और EU में शामिल हो गए। EU क्या है? यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय, E का मतलब यूरोपीय और U का मतलब यूनियन, ठीक है, उसमें और नाटो में शामिल हो गए। और मध्य एशियाई देशों ने अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने संबंध नए देशों के साथ बने, जैसे अमेरिका, चीन, भारत हो गया, पश्चिम देश हो गए। इन सबके साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और अपना विस्तार किया, ठीक है। तो ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। हमने अभी जो सेकंड चैप्टर उसको हमने आधा कंप्लीट किया है, यानी कि 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया है। और लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का विघटन के परिणाम क्या निकला, आप इसको याद रख लीजिएगा। ये अक्सर क्वेश्चन 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि सोवियत विघटन के क्या परिणाम निकले, उसको क्रमबद्ध रूप में बताएं। तो इस तरह से आप ऐसे करके परिणाम लिख सकते हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग लेक्चर सेकंड में मिलेंगे जिसमें हम बचे हुए कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।